सो हे गाइस, आज की हमारी कहानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दो एजेंट की कहानी है जिसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही थ्रिलिंग और इमोशनल कर देने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के मैनेजर जो को दिखाते हैं। आज सुबह उसकी नींद नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक मैसेज से खुलती है। इसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर और मैनेजर जो एक ब्रोथल में जाते हैं। एक बौना उन्हें अपने साथ एक लड़की के पास ले जाता है और फिर उन्हें उसके साथ कमरे में बंद कर देता है। वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जो कहता है मिस सोरिन अपने कपड़े मत उतारो। इसके बाद मैनेजर जो वहाँ वीडियो कॉल के लिए अपना मोबाइल सेटअप करता है, फिर वो उसके हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सोरिन के ऊपर नशीले इंजेक्शन के यूज के गहरे निशान थे। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ऑफिस में बैठे दो लोग सोरिन के हार्ट बीट को उस डिवाइस से मॉनिटर कर रहे थे और उसके स्टेटमेंट को सुन रहे थे। सोरिन मैनेजर जो को एक गिफ्ट देती है जो कि एक ब्रेसलेट था। फिर वो पूछती है कि क्या तुम आज मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। जो कहता है कि मेरे जाने के 2 घंटे के बाद पुलिस यहाँ आएगी और तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगी, लेकिन इससे पहले अब तक तुमने जो भी हमें बताया एक आखिरी बार बताना होगा। सोरिन बताते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। मुझे अपने देश के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए रसिया भेजा गया था। मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर व्लादिवोस्तोक गई थी। फिर एक दिन जब मैं रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो स्टेट सिक्योरिटी ने वहाँ छापा मारा और मुझे वापस नॉर्थ कोरिया भेजने का फैसला किया गया, लेकिन रास्ते में उन लोगों ने मुझे कुछ रशियन के हवाले कर दिया। ये सब बताते हुए सोरिन रोने लगती है और फिर आगे बताती है कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया और उसकी वीडियो भी बनाई। उन्होंने मुझे बिंदु भी दिया था। बिंदु शब्द सुनते ही इंटेलिजेंस चीफ तुरंत जो से कहते हैं कि उससे बिंदु के बारे में और पूछो। जो उससे पूछता है कि ये बिंदु क्या है। वो बताते हैं कि ये बर्फ के जैसे दिखने वाला एक ड्रग्स होता है। उससे लेने के बाद मैं बेहोश हो जाती और फिर मेरे साथ क्या होता मुझे कुछ याद नहीं रहता। उन्होंने मुझे बिंदु देकर चाइना भेज दिया। इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते हैं उससे ड्रग्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। जो कहता है कि इससे निकालने के लिए उसने मानव तस्करी के बारे में जो बताया उतना काफी नहीं है क्या। चीफ कहते हैं कि उससे काम नहीं बनने वाला, ड्रग के बारे में और पूछो। तभी सोरिन फोन पर चीफ से चिल्लाते हुए गुजारिश करने लगती है कि आप जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चीफ जो से उसे शांत करवाने को कहते हैं, लेकिन तभी सोरिन के चिल्लाने से बाहर खड़ा बौना अंदर आने लगता है। जो अपने चीफ से कहता है कि बैकअप टीम को तुरंत भेजो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा काम हो गया, तुम फौरन वहाँ से निकलो। जो कहता है हम इसे निकालने वाले थे ना। चीफ कहते हैं एक बार सारी जानकारी हम अपने सीनियर तक पहुंचा देंगे तो उसके बाद उसे वहां से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा ये काम अभी अनऑफिशियल है। जो सोरिन को समझाता है कि हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे, लेकिन वो चिल्लाने लगती है, कहती है कि मुझे अपने पति और बच्चे के पास जाना है। तभी वो बौना दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जो से कहता है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए। सोरिन उसके पीछे जाती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन वो बौना उसे पकड़ लेता है और फिर उसे एक इंजेक्शन देने लगता है। ये सब देखकर जो का खून खौल जाता है। उसके सीनियर उससे कहते हैं कि तुम उन लोगों से पंगा मत लो, मगर जो उन सभी को मारने लगता है, लेकिन वो बौने को सोरिन को इंजेक्शन लगाने से रोक नहीं पाता। इसके बाद वो बौना अपने कर्म से खुद ही मर जाता है। फिर जो सोरिन को वहाँ से अपने गोद में उठाकर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के सेफ हाउस में पहुँचता है, जहाँ इंटेलिजेंस चीफ एजेंट एम और डॉक्टर सभी मिलकर उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। ड्रग के ओवरडोज की वजह से सोरिन की जान चली जाती है। सोरिन की मौत से जो बहुत गुस्से में था। चीफ उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, हम सीनियर की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो कहता है अगर आप अपना वादा निभाते तो ये बेचारी जिंदा होती, जिस पर चीफ कहते हैं हमारे पैसे में कोई बेचारा बेचारी नहीं होता और तुम नए हो तो इसकी आदत डाल लो। अब हम साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर को देखते हैं। वो बताते हैं कि सोरिन की बलिदान बेकार नहीं गई, हमें सारे सबूत मिल गए हैं। अब हम अपने शहर में फैल रहे ड्रग माफिया को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये
सब करवाने वाला नॉर्थ कोरिया ही है। वो हमारे बच्चों को ड्रग देकर हमारे आगे के जनरेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। तभी जो कहता है कि ड्रग्स के ह्यूमन ऑपरेशन के जरिए हमें नॉर्थ कोरिया महिलाओं की तस्करी का इंटरनेशनल गैंग का भी पता चला है। चीफ जो को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन डायरेक्टर उसे बोलने के लिए कहते हैं। फिर जो बताता है कि नॉर्थ कोरिया महिलाओं को ड्रग देकर उन्हें रसिया, चाइना और यूरोप जैसे कंट्री में बेचा जा रहा है। और सबसे ज्यादा व्लादिवोस्तोक में गवाहों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस और उनके कॉन्सुलेट बेस में शामिल है। हमें व्लादिवोस्तोक टीम से उनकी इंफॉर्मेशन भी मिली है। ये वही लोग हैं जो हमारे यहाँ ड्रग बेचते हैं। ये लोग लड़कियों के साथ साथ ड्रग्स का भी व्यापार करते हैं। इसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि अगर देश के सीमा पर अपराध बढ़ा तो नाम हमारा भी खराब होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। फिर वो चीफ को सारे एविडेंस का रिपोर्ट बनाने को कहते हैं और जो को व्लादिवोस्तोक जाने को कहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जो को व्लादिवोस्तोक के एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक रशियन बिजनेसमैन से होती है। तभी वहाँ की मैनेजर अपनी वेट्रेस से कहती है कि उनका अच्छे से खातिरदारी करना, पैसे वाले लगते हैं। वेट्रेस जेई जो से पूछती है कि आप साउथ कोरिया से हो क्या? जो कहता है कि क्यों, साउथ कोरिया वालों को खाना नहीं खिलाओगी क्या? चेई कहती है, अरे नहीं सर, देश का बंटवारा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि खाने का भी बंटवारा हो जाए। फिर जो कोरियन में उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन है, अगर मेरी डील हो गई तो बहुत पैसे मिलेंगे, इसीलिए इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ट्यूमेन रिवर एरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, रसिया और चाइना, हम तीनों के बॉर्डर के पास एक आदमी को देखते हैं। वो 4 लड़कियों को नॉर्थ कोरिया से काम दिलवाने के लिए अपने साथ चाइना लेकर जा रहा था। वो लड़कियां पूछती है कि तुमने तो चाइना कहा था, लेकिन रसिया क्यों ले जा रहे हो? लेकिन इसके बाद वो उन चारों लड़कियों को ले जाकर रशियन माफिया बॉस को बेच देता है, जो कि इंसान और ड्रग्स बेचने का काम करते थे। वो साथ में उन्हें बिंदु का सैंपल भी देता है और कहता है इसे जरा चेक करना, अगर पसंद आए तो हमारे कौंसिल जनरल अगली बार तुम्हें और भिजवा देंगे। एक लड़की बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो रशियन माफिया उसे गोली मार देता है। फिर वो उस आदमी के कान पर भी गोली मारता है जो उसे वहाँ लेकर आया था, ताकि वो दोबारा ऐसे लोगों को न लाए जो उनके काम में बाधा बने। वहाँ से जाते हुए माफिया ड्रग्स की प्योरिटी चेक करता है तो वो 99% प्योर थी, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो पहले उसे इन लड़कियों पर इस्तेमाल करेगा। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो लड़कियों को नॉर्थ कोरिया से रसिया लेकर आया था। वो रसिया के एक ब्रोथल में एक लड़की के साथ मजे कर रहा था, लेकिन तभी कोई उसे बहुत सारे डांट फेंक कर मारता है। फिर वो उससे बताता है कि मैं पार्क ग्योन हूँ, नॉर्थ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से, और मैं तुम्हें देश के लोगों को गैर कानूनी तरीके से रसिया लाने और उन्हें बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। अगले सीन में नॉर्थ कोरिया के कॉन्सुलेट जनरल वहाँ आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो पार्क ग्योन से कहते हैं कि कॉमरेड पार्क, मुझे पता चला था कि आप आने वाले हो, लेकिन इतनी जल्दी आकर अपना काम शुरू कर दोगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। इसके बाद उस गैंगस्टर का इंट्रोगेशन किया जाता है। कॉन्सुलेट जनरल उस आदमी से कहता है अब तक तुमने जो कुछ भी किया उसे इसमें लिख देना। इसके बाद वो पार्क से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन पार्क वहाँ से जाते हुए बेंच के नीचे एक ट्रांसमीटर छुपा देता है। नॉर्थ कोरियन जनरल पार्क को अरिरांग यानी कि उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ नॉर्थ कोरिया वेट्रेस अपने देश के लिए काम करती थी। फिर जनरल पार्क से पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा गया है? तो वो कहते हैं नहीं, मैं उन लोगों के बारे में पता करने आया हूँ जो हमारे लोगों को यहाँ रशियन माफिया के हवाले कर रहा है। तभी चेई को देखकर पार्क की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चेई और पार्क के हाव भाव देखकर जनरल पार्क से पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों बैठकर चेई का गाना सुनने लगते हैं। तभी पार्क को कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत अपने कॉन्सुलेट के ऑफिस में पहुंचता है, जहां वो गैंगस्टर मर चुका था। जनरल के आदमियों का कहना था कि उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद पार्क जब अपने ट्रांसमीटर को चेक करता है तो वो टूट चुका था। जनरल बताते हैं कि इसने भागने के चक्कर में सब तोड़ फोड़ दिया। अब हम चेई को देखते हैं, वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो रशियन बिजनेसमैन जिससे जो ने उसे फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, वो उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। तभी जो भी वहां आता है, वहीं पार्क गुस्से में घर जाकर सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, क्योंकि वो गैंगस्टर मारा गया। अब वो उन लोगों का पता नहीं लगा पाएगा जो नॉर्थ कोरियन लोगों को रशियन माफिया के हवाले कर रहा था।
इधर जो चे को वही ट्रैकिंग डिवाइस पहनाता है जो उसने कहानी की शुरुआत में सोरिन को पहनाई थी। डिवाइस के पहनते ही वो एजेंट इम को उसकी सारी बातें सुनाई देने लगती है, जो उसे दवाइयाँ देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की दवाइयाँ खत्म होने वाली है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि उनकी पहली मुलाकात 5 महीने पहले अरिरंग नाम के उस रेस्टोरेंट में हुई थी जहाँ पर चे काम करती थी, यानी कि जो को रसिया आए 5 महीने हो चुके थे। जो कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी माँ की सोल में सर्जरी करवा सकता हूँ। जानता हूँ उन्हें नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना आसान नहीं होगा, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के संविधान के मुताबिक तमाम नॉर्थ कोरियन हमारे देश के नागरिक हैं। फिर चे बताती है कि आज मैंने किसी को देखा जिससे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कौंसिल जनरल, और वो आज रेस्टोरेंट आए थे।